राजनीतिक पल पल बदलते हुए एक घटनाक्रम है और समय आने दीजिए। बहुत सारी चीजें देश की जनता सवाल कर रही है, राजनीतिक दल भी कर रहे हैं और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जवाब भी लोगों को मिलता है। और कुल मिलाकर के जो आज की इस बैठक में बात आई है, वेणुगोपाल जी ने आपके समक्ष रखा है और सभी घटनाक्रम पर नजर रखते हुए भारत अलायंस भी, इंडिया अलायंस भी अपने रणनीति पर काम कर रहा है। भूख के हिसाब से पूरे दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं। हमारे पीछे नाइजीरिया दूसरा मुल्क है पॉवर्टी के, जहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। क्या वो G20 से वो भूख कम हो जाएगी? क्या गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए हो जाएगी? क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? क्या होगा वो मुझे बताइए। देखिए, जो बैठक में फैसला हुआ वो एक जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आप सबके सामने रखा गया है। जॉइंट स्टेटमेंट हमारी जो कोऑर्डिनेशन समिति है उसका हमने बनाकर आज जो भी मुद्दे आज कोऑर्डिनेशन समिति के भीतर लाए गए, जिन पे चर्चा हुई, उनके जवाब दिए गए हैं। मैं आ रहा हूँ, जवाब दिए गए हैं और मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं, वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। और चौथा ये लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। सहमति भी कास्ट सेंसस को है? नहीं, देखिए, जो भी आज सदस्य मेंबर पार्टीज आज जो मौजूद थी कोऑर्डिनेशन समिति की, उन सबकी सहमति है। जो लोग आज मौजूद नहीं भी हो पाए थे कोई और व्यस्तता के कारण, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जितने लोग इस बैठक में मौजूद थे सबकी सहमति है कास्ट सेंसस। लेकिन वहाँ पे आप आज इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली मीटिंग थी। इसमें सभी 12 पार्टी के मेंबर मौजूद थे। केवल तृणमूल कांग्रेस के अभिजीत बनर्जी नहीं थे, क्योंकि आज बदले की कार्रवाई के तहत और तंग करते हुए, जैसा कि मोदी सरकार की आदत बन चुकी है, आज ही उनको ईडी का समन दे दिया गया, तो वो आज मौजूद नहीं थे। सारे के सारे बाकी मेंबर मौजूद थे और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। पहला मुद्दा ये था कि अब जल्द से जल्द सारी पार्टीज अपने अपने राज्यों में जहां वो प्रभाव रखती हैं वहां पे सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत शुरू करेंगी और ये राज्यवार बातचीत होगी और इसको एक नियत टाइम फ्रेम के अंदर पूरा किया जाएगा। दूसरा ये है कि अब इंडिया अलायंस को जनता के बीच में आंदोलन में जाने की जरूरत है, तो इसकी रूपरेखा पर बात हुई और शुरुआत के तौर पर भोपाल के अंदर एक बड़ी जनसभा होगी जिसमें सभी 27 पार्टीज के नेतागण मौजूद रहेंगे। ये जनसभा अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी और महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर ये पब्लिक मीटिंग होगी और इसके बाद लगभग हर 2 हफ्ते में देश के किसी न किसी कोने में एक बड़ी संयुक्त जनसभा की जाएगी। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा था वो ये था कि लगातार हम देख रहे हैं देश के अंदर बहुत सारे एंकर्स हैं, वो जनता के मुद्दों की बात नहीं करते हैं, वो विपक्ष की बात नहीं करते हैं, वो एक घोषित एजेंडा जो है, जो मोदी सरकार का है, आरएसएस का है, केवल उसी की बात करते हैं। तो आज हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मीडिया सब ग्रुप को ये अथॉराइज किया है, उनको ये अधिकार दिया है कि ऐसे एंकरों की वो पहचान करें और उसके बाद इन तमाम एंकर्स के शोज में जो 27 पार्टी हैं उनका कोई भी प्रतिनिधि उनकी डिबेट में हिस्सा नहीं लेगा। सीट शेयरिंग की बात है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी निकाला जाता है जिस तरीके से, तो पूरे देश के हिसाब से कैसे ये फॉर्मूला निकलेगा सर? नहीं, मैंने स्पष्ट कहा कि सीट शेयरिंग पूरे देश के आधार पर नहीं हो सकती है। अब आप देखिए कि डीएमके को पंजाब की सीट शेयरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, या आम आदमी पार्टी को केरल की सीट शेयरिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, या सीपीएम को अपने इलाके उनके जो हैं प्रभाव के हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज प्रभुत्व में है और वो पार्टीज अब ऑथराइज्ड रूप से
एक सिस्टम के तहत बातचीत शुरू करेंगी और अगले कुछ दिनों में इस बातचीत को शेप दिया जाएगा। दिल्ली है, पंजाब है, वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के साथ एक फाइट रही है, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, उसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बातचीत शुरू होगी। सर, जो सनातन वाला मुद्दा है, जो बीजेपी काफी मुखर रही है उस पे, उसको कैसे काउंटर करेगी इंडिया अलायंस? सनातन के मुद्दे पर आज सुबह जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने एक वक्तव्य अपने कार्यकर्ताओं को दिया है और उसमें स्पष्ट कहा है कि मोदी सरकार से लड़ने के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के मुद्दे हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी को ये हिदायत दी है कि वो अपनी तमाम चर्चा और अपना तमाम जो फोकस है वो इन मुद्दों पर रखे। और इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि ये इशू अब कोई इशू नहीं रह गया है और इन मुद्दों के ऊपर इंडिया अलायंस काम करेगा। We'll look at it. I mean, one of the things I had proposed, which is something that we're going to have to discuss, is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table unless the party that holds them is sort of willing to surrender a seat. For pan India, not like to No, this is something only. I just mentioned it today. It's not something that we've decided. Right. Look. Anyway, what has been decided today is that parties will nominate their various representatives at whatever level appropriate for them to start discussions.